हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1815 सेंचुरी। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था हमने कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यूरोपियंस जो थे वो किस तरीके का बिहेव करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो किस तरीके की पॉलिसीज़ उन्होंने निकाली थी, तो जिस वजह से इंडिया में रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था। उसमें हमने देखा था रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी। जो उसके मेन रीजंस थे वो हमने देखे थे। लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था उनकी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था, वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी थी? सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। तो सोशल और रिलीजियस रीज़न थे जिनकी वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था। लोगों को ऐसा लगता था कि वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलाना चाहते हैं, और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो उसमें उन्हें कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स उनको ऐसा लगता था इंडियंस को कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट करवा देना चाहते हैं और पूरी तरीके से इंडियन कल्चर को और रिलीजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो इस वजह से रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। फिर सेकंड था इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न भी बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे और पीजेंट्स थे उन लोगों की ज़मीनें जो थी जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने हथिया ली थी, उन लोगों की ज़मीनें भी जा चुकी थी। लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें भी और जो किसान थे उनकी ज़मीनें भी जा चुकी थी ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद आगे हम गए थे पॉलिटिकल रीज़न में। पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी काफ़ी सारी जो दिक्कतें थी वो देखनी पड़ी थी, क्योंकि उनके जो बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, जैसे कौन सी पॉलिसीज़? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड मीर डिप्लोमेसी। तो ये सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके अंडर में इंडियंस जो थे वो फंसते चले गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ के जो टेरिटरीज़ थी, इंडियन टेरिटरीज़ ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करनी स्टार्ट कर ली थी। लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें, पीजेंट्स की ज़मीनें भी इस सारी चीज़ों में चली गई थी। आगे हमने देखा था मिलिट्री रीज़न। तो मिलिट्री रीज़न में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से इंडियन मिलिट्री में और ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे उनमें डिफरेंस था, उनकी सैलरी में कितना बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी सैलरीज थी 7 रुपीज़, और उसी के अगेंस्ट सामने ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी थी 150 रुपीज़ पर मंथ। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस था। और इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको सी क्रॉस करना अलाउड नहीं था, बट फिर भी उनको सी क्रॉस करना अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर वो सी क्रॉस करते तो उनका जो समाज था उन्हें समाज से बाहर निकाल देता। बट उन्हें मजबूरी में क्रॉस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के साथ उनको जाना पड़ता था और वहाँ पे फ़ाइट लेनी पड़ती थी। वो मजबूर थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का दबाव था उन पे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूर थे। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब जो है हमारा टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले वो कौन सा है वो देखते हैं। द इमीडिएट रीज़न। देयर वर वेरियस रीज़न फॉर द राइजिंग एंगर एंड डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के हिसाब जो उनके रूल थे उनके हिसाब से लोगों में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। इन जनवरी 1857 अ न्यू राइफल एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी। तो कौन सी एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी? एनफील्ड राइफल इंडियन आर्मी में। द कार्ट्रेज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। दिस कार्ट्रेज वॉज ग्रीस्ड विद अ फैट ऑफ काउ एंड पिग। किससे ग्रीस किया जाता था इनको? जो काउ और पिग का फैट होता था उनसे। फॉर द हिंदूज द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम द पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन। ये चीज़ जो दो चीज़ें थी वो प्रोहिबिटेड थी, मना थी इनके रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में और मुस्लिम रिलीजन में। हैंस दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिससेंटिफाई देयर रिलीजन। वो किसी ना किसी तरीके से दबाव में डाल रहे थे और गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनका मजबूरी का फ़ायदा जो था वो उठा रहे थे। द रिस्पॉन्स
टू देयर कंप्लेंट्स इन द सेम रिगार्ड्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उनकी कंप्लेंट्स का कोई सुनवाई की नहीं जाती थी। हैंस द 19th बटालियन ऑफ बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ द कार्ट्रेज। जो 19th बटालियन थी फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले जो कार्ट्रेज थी उसे यूज़ करने से मना किया था। एज अ रिजल्ट द एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड, तो उनको बैन कर दिया गया था। प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे, किस तरीके से प्लानिंग की और मंगल पांडे के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे। It was planned to being the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857। प्लानिंग ऐसी बनाई गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके खिलाफ रिवॉल्ट किया जाएगा। कब? ऑन 31st May 1857। लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड द नवाब ऑफ अवध हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ तात्या तोपे एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर। वो कौन थे? एक मिलिट्री कमांडर थे। रेंगो बापूजी एन अकम्प्लिश्ड प्लानर, और प्लानिंग किसकी थी? रेंगो बापूजी की। एंड अजीमुल्ला खान अ लॉयर एंड ए जर्नलिस्ट टू लीड द रिवॉल्ट। तो इतने सारे जो लोग थे इस रिवॉल्ट में मंगल पांडे के साथ जुड़े थे। लोटस एंड रोटी वर द सिम्बल्स टू जॉइन द रिवॉल्ट फॉर द सिविलियंस एंड सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली। लोटस और रोटी ये दो ऐसे सिम्बल्स थे जो सिविलियंस और सोल्जर को इस रिवॉल्ट में जोड़ने के लिए बनाए गए थे। दिस सिम्बल्स वर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन। तो ये जो सिम्बल्स थे पूरे नेशन में सर्कुलेट कर दिए गए थे, घुमा दिए गए थे। बार्ड्स, हिंदूज एंड मुस्लिम पेरिस्ट, ओलियास एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट। तो ये सारे लोगों ने मिलकर क्या किया था? मैसेज पहुंचाया था सबके पास कि किस तरीके से जो रिवॉल्ट है वो करना है, और रिवॉल्ट जो वर्ड है वो पूरा किस तरीके से फैलाया था इन लोगों ने मिलके। मंगल पांडे अपोज्ड टू यूज़ द कार्ट्रेज ग्रीस विथ अ फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। तो उन्होंने अपोज किया इस चीज़ का कि जो कार्ट्रेज है वो ग्रीस किया जाता था। किससे किया जाता था? फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपोज किया क्योंकि ये गलत हो रहा था। एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स डेट। इट डिस्पर्ड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवॉल्ट कुड नॉट बी अचीव। तो क्या किया था? प्लानिंग के हिसाब से चलते गए थे तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाए। मंगल पांडे वॉज बॉर्न टू अ ब्राह्मण कपल इन नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था उनका बॉर्न? नागवा विलेज में, उत्तर प्रदेश में। ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी एज ए सोल्जर एट ₹7 एज हिज सैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडियन सोल्जर्स की सैलरी कितनी है? ₹7। तो उन्होंने भी उस टाइम पे ही ज्वाइन किया था इंडियन ब्रिटिश आर्मी को एज ए सोल्जर। द इंडियन सोल्जर हु हैड एग्रीड टू रिवॉल्ट वांटेड टू वेट टिल 31st May। 31st May तक उन्हें वेट करना था। वेयर एज 26 ईयर ओल्ड मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन। जो 26 साल के मंगल पांडे थे वो तब तक वेट नहीं कर सकते थे। ही रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ यूजिंग द एनफील्ड राइफल। तो उन्होंने जो ब्रिटिश के ऑर्डर्स थे वो रिफ्यूज़ कर दिए थे, उन्होंने मना कर दिया था उस राइफल को यूज़ करने से। एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में उन्हें चैलेंज किया था। सर्जेंट मेजर हैवसन ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शूट हिम। जो मेजर थे उन्होंने क्या किया? मंगल पांडे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, बट मंगल पांडे ने क्या किया था? उन्हें ही शूट कर दिया था। ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू, उन्होंने दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को भी डिफीट किया, हराया था। द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज्ड टू अरेस्ट मंगल पांडे बीइंग अ ब्राह्मीण। तो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया मंगल पांडे को अरेस्ट करने से क्योंकि वो एक ब्राह्मीण थे। When he was concerned by the British soldiers, he shot himself by his own rifle। तो जब ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें पकड़ने आए थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने खुद की राइफल से ही खुद को शूट कर लिया था। अ ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लान ऑफ द रिवॉल्ट फ्रॉम हिम। तो जैसा कि उन्होंने खुद को गोली मार ली थी
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि वो उनके पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे। जो रिवॉल्ट होने वाला था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मंगल पांडे के पास थी। तो मंगल पांडे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। द मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंडेड टू रन अ केस अगेंस्ट मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857। मिलिट्री ने क्या किया था, मिलिट्री ने ऐसा बताया था कि मंगल पांडे के ऊपर एक केस लगाया गया है। कौन सी डेट को, 6 अप्रैल 1857 को। द एंटायर प्रोसीडिंग वॉज इन इंग्लिश। तो पूरा जो प्रोसेस था उनका वो इंग्लिश में था। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एट द एंड बट ही डिड नॉट डिविल्ग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवॉल्ट टू द ब्रिटिश। तो उन्हें क्या किया गया था, जो पूरा प्रोसेस था, पूरी एक केस बनाई गई थी, फाइल बनाई गई थी, जिसमें क्या लिखा गया था कि मंगल पांडे को जो है वो डेथ ऑर्डर दे दिया गया था मंगल पांडे के लिए, टू बी हेल्ड हैंग टिल डेथ। तो क्यों ऐसा किया गया था उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी किस चीज़ के बारे में, रिवॉल्ट के बारे में। जो प्लानिंग की गई थी उसके बारे में उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की थी, कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को पास ऑन नहीं की थी। उनको पकड़ के रखा गया था, इस वजह से उनको फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा सुना दी गई थी। दैट्स हाउ आवर पैट्रियट्स वर। जो हमारे देशभक्त थे वो इस तरीके के थे। ही वॉज हैंड एट 5 AM ऑन 8 अप्रैल। 6 अप्रैल को जो था उन्हें, उनके ऊपर एक केस बनाया गया था और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सज़ा जो थी वो सुना दी गई थी। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द फर्स्ट मैट्रिट ऑफ आवर रिवॉल्ट 1857। इस तरीके से वो पहले शहीद बने थे हमारे देश के। कब, जब प्लानिंग की गई थी रिवॉल्ट की, तब 1857 में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक मंगल पांडे के बारे में। तो आज हमने मंगल पांडे के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्ट की प्लानिंग की थी, किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स के हाथों चढ़े थे, उनकी डेथ हुई थी, किस तरीके से वो पहले शहीद बने थे, वो किस तरीके से हमारे वो देशभक्त, किस तरीके के वो देशभक्त थे हमारे, इससे हमें ये पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को वापस देखिए और समझने की वापस कोशिश कीजिए। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।